नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे किस तरीके से सिविल सर्विसेज का विकास हुआ था और कौन कौन से एक्ट आते गए, कौन कौन से संशोधन होते गए सिविल सर्विसेज में और किस तरीके से आज प्रेजेंट डे में सिविल सर्विसेज ने अपना रूप लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है हाउ सिविल सर्विसेज हैव इवॉल्व्ड इन इंडिया फ्रॉम कॉलोनियल रूल टू मॉडर्न टाइम्स। भारत में औपनिवेशिक शासन से आधुनिक काल तक सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ है। तो हम बताएंगे कि भारत में सिविल सेवा की प्रणाली कंपनी ने वाणिज्यिक मामलों के लाभ के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई थी और धीरे धीरे प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए एक मशीनरी में बदल गई। यानी द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ कमर्शियल अफेयर्स of the company and it gradually transformed into a machinery to look into the administrative affairs। कंपनी के वाणिज्यिक और सैन्य और नौसैनिक सेवाओं के बीच अंतर करने के लिए सिविल सेवाओं का उपयोग किया जाता था। यानी जो कंपनी के कमर्शियल सर्वेंट्स हुआ करते थे उनको मिलिट्री और नेवल सर्वेंट से डिवाइड करने के लिए सिविल सर्विसेज वर्ड का यूज़ किया जाता था। और कॉर्नवालिस को भारत में आधुनिक सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है और समय समय पर कई अधिनियम आए जो औपनिवेशिक शासन के दौरान सिविल सेवाओं को संशोधित करते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या रोल रहा है इंडिया में सिविल सर्विसेज के डेवलपमेंट को लेकर। तो अगर हम एंशियंट और मेडिवल टाइम में देखें तो उस टाइम पे भी सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, जैसे कि मनसबदार हुआ करते थे और इक्तादार हुआ करते थे। हम देख अगर इक्तादार होते थे सल्तनत पीरियड के टाइम पे, मनसबदार हुआ करते थे मुग़ल पीरियड के टाइम पे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे, उनके नाम अलग होते थे लेकिन सिविल सर्वेंट टाइप के एक पोस्ट हुआ करती थी। लेकिन कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं को सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया, इन्हें आयोजित किया। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न डे सिविल सर्विसेज है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ सिविल सर्विसेज है, वो कॉर्नवालिस लेकर के आए। तो उसके पहले मनसबदारी इक्तादारी सिस्टम हुआ करता था, वो अलग चीज़ थी, लेकिन था उनका काम यही कि वो सिविल सर्वेंट्स ही हुआ करते थे। और उस टाइम पे करप्शन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स में। तो करप्शंस को रोकने के लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, ये थे कि उन्होंने सिविल सेवकों के वेतन में वृद्धि कर दी। तो अब वेतन ज़्यादा रहेगा तो उनकी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी, तो उनके अंदर लालच कम रहेगा और ऑफिशियल्स करप्ट नहीं होंगे। उसके अलावा जो उनके प्राइवेट ट्रेड थी उसके लिए काफ़ी सख्त नियम बना दिए थे कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड करेंगे तो काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस के साथ करेंगे। उसके अलावा उन्होंने सिविल सेवाओं को कोई भी उपहार या रिश्वत आदि लेने से रोक लिया था। यानी इंडियन राजाओं से, ज़मींदारों से कोई भी उपहार नहीं ले सकते थे सिविल सर्वेंट्स और किसी भी तरीके की ब्राइब नहीं ले सकते थे। और ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन, यानी वरिष्ठता के आधार पे प्रमोशंस कॉर्नवालिस ने शुरू किए थे। इसके पहले प्रमोशंस कैसे हुआ करते थे सिविल सर्विसेज में, हेरिडेटरी बेसिस पे, एक खानदान का इंसान है, उसका बेटा है, फिर उसका बेटा है, इसी तरीके से अपॉइंटमेंट्स हुआ करते थे और इसी बेसिस पे प्रमोशन हुआ करते थे। लेकिन एज के बेसिस पे जो प्रमोशंस हुआ करते थे उनको इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली और 1800 में उन्होंने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि बाद में बंद हो गया था। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में ट्रेनिंग कब बंद हो गई थी और उसके बाद ये ट्रेनिंग कहाँ पे शुरू कर दी गई थी, कहाँ पे ये कॉलेज ट्रेनिंग का शिफ्ट हो गया था। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में सिविल सेवाओं के लिए बात कही गई थी कि अब इंडियंस भी सिविल सेवाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन चार्टर एक्ट में ये बात कहे जाने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, फिर वो धीरे धीरे बाद में आया, जिसे हम आगे अगली स्लाइड में देखते हैं। इसके बाद आता है सिविल सेवा अधिनियम 1861।
तो इंडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए अनुमति दे दी गई थी 1853 के चार्टर एक्ट में। लेकिन 1861 का जो सिविल सर्विसेज एक्ट आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टफ प्रोविजंस बना दिए जाते हैं, कंपटीशन को काफ़ी टफ कर दिया जाता है। इसमें ये इंट्रोड्यूस क्या करते हैं कि सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हैं ये होंगी इंग्लैंड में, और इनकी परीक्षाएं सिर्फ ग्रीक और लैटिन भाषा में की जाएंगी। तो अब इंडियंस अगर पार्टिसिपेट करेंगे भी तो उन्हें ग्रीक और लैटिन भाषा तो आती नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख सकते हैं वो। तो एक कंपटीशन को और टफ करने के लिए ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। और अगर इंडिया में कहीं पे एग्ज़ाम होता तो इंडियंस जाके आसानी से दे सकते थे, लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस जाते। अब हर इंडियन तो नहीं जा सकता था इंग्लैंड, तो एक और ये पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ये एज लिमिट घटाते गए। पहले एज लिमिट हुआ करती थी 23 साल। अब अगर इंडियन कोई अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद सिविल सेवाओं की तैयारी करना शुरू करेगा तो भी उसे टाइम लगेगा ग्रीक और लैटिन भाषा सीखने में। अब उसने अपनी एजुकेशन पूरी करी, मान लीजिए 17 साल में उसने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करेगा, उसके साथ भी तैयारी कर रहा है, तो इतनी जल्दी तो वो खुद 2 नई लैंग्वेजेस सीख नहीं पाएगा। तो जब तक वो सीखे तब तक मैं उसकी एज लिमिट ही हटा दूँ। और वहीं पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये लैंग्वेजेस पहले से आती हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम का मतलब उन्होंने एक तरीके से कंपटीशन में कोई कंपटीशन रखा ही नहीं था, एक तरीके से बस कहने को इंडियंस को अलाउ कर दिया था। तो 1860 में इस एज को 23 से घटाकर 22 किया गया था अधिनियम आने से पहले। अधिनियम आने के बाद 1866 में इसे 21 किया गया और 1878 में 19 साल कर दी गई एज, मतलब 4 साल घटा दी गई थी। और फिर भी इतने टफ कंपटीशन के बावजूद सत्येंद्र नाथ टैगोर, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 आने के बाद जो एज वगैरह घटाई गई थी, इसके टफ प्रोविजंस के बाद भी सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। और ये माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के बहुत ज़्यादा नंबर आए थे, जल्दी कोई इतने नंबर पा नहीं सकता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बाद में सर्विस छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि अगर सर्विसेज में रहे तो ब्रिटिशर्स के अनुसार काम करना होगा। वो चाहते थे कि सर्विस में रह करके इंडियन के सोसाइटी का डेवलपमेंट करें, पर वो जान चुके थे कि इस सर्विस में रह के ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने फिर सर्विस छोड़ दी। फिर उसके बाद 1885 में एचिसन कमेटी बनती है, और कांग्रेस जब बनी उसके बाद कांग्रेस ने डिमांड करी कि सिविल सेवा में रिफॉर्म किए जाएं। सबसे पहले उम्र को बढ़ाया जाए, या कम नहीं, बढ़ाया जाए मैक्सिमम एज को, और उसके बाद इंडिया और ब्रिटेन दोनों में एक टाइम पर ही परीक्षाएं आयोजित की जाएं। तो 1886 में डफरिन ने एचिसन कमेटी बनाई जिसने कि फॉलोइंग रिकमेंडेशंस दी। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन में था कि इन्होंने कोवेनेटेड और अनकोवेनेटेड टर्म्स को हटा दिया, यानी वाचा और असंबद्ध शब्दों को हटा दिया। इसके बाद इसने 3 वर्गीकरण करे सिविल सर्विसेज के। इंपीरियल सेवा परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, और प्रांतीय और अधीनस्थ सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित की जाने वाली थी। यानी इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था इंग्लैंड में, और प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था इंडिया में। और आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करने की भी इसने रिकमेंडेशन दी थी। फिर आता है मॉन्टफोर्ट सुधार, यानी मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म 1919। इसको हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है। आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन सारे वीडियोज़ की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ और स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, आपको 1-to-1 डिस्कशन के थ्रू सारी आंसर क्यूरीज को भी सॉल्व किया जाएगा। आप नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके बाद आते हैं मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म 1919। और मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म ने भारत में एक जिम्मेदार सरकार के लिए सिविल सेवाओं में अधिक भारतीयों को नियुक्त करने का सुझाव दिया। अब एक तरीके से जो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ला रहे थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, एक तरीके से इंडियंस को अपने में मिलाने के लिए, जो कि अभी हम आगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में देखेंगे, उसी टाइम पे इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए इन्होंने ये कहा कि इंडिया में जो अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी है तो आप इंडियंस को ज़्यादा नंबर में भर्ती करना शुरू कर दें। और इस रिफॉर्म में ये भी कहा गया कि भारत और इंग्लैंड में अब एक साथ परीक्षाएं कराई जाएंगी, और ये भी सिफारिश की गई थी कि भर्तियां भारत में की जाएंगी।
फिर 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित होने लगी। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार जो एक सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी और इसके बाद दिल्ली में आयोजित की जाने लगी। फिर 1924 का ली कमीशन आता है और ली कमीशन की सिफारिश है कि आईसीएस जो उस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करता था, जो आज का आईएएस है, आईसीएस में जो सिंचाई शाखा है, वन सेवा है, इन सब में भर्ती जारी रखी जाए, मतलब ये सारे डिविजन्स बने रहें। इससे सिफारिश की कि स्थानांतरित क्षेत्रों जैसे शिक्षा और सिविल चिकित्सा सेवाओं में भर्ती प्रांतीय सरकार द्वारा की जानी चाहिए, यानी कि ट्रांसफर फील्ड जो थी 1919 में एक फील्ड्स क्रिएट कर दी गई थी, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट बन गए थे, रिजर्व सब्जेक्ट बन गए थे। तो जो ट्रांसफ़र लिस्ट के सब्जेक्ट थे, जैसे एजुकेशन है, सिविल मेडिकल सर्विसेज है, इनमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेगी। इसके बाद ली कमीशन की ये भी एक विजन था कि 15 वर्षों के भीतर यूरोपीय और भारतीयों के बीच 50:50 समानता लाई जाएगी आईसीएस में भर्ती में। और भारत सरकार अधिनियम 1919 की अनुशंसा के अनुसार तत्काल एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। फिर उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाने की बात कही गई थी। इसके बाद 1947 में हमारा भारत आज़ाद होता है और फिर 1950 में हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी को। और जब संविधान हमारा लागू होता है उसी के साथ ही साथ जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नाम दिया जाता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से बदल दिया जाता है और आर्टिकल 315 के अंदर संविधान में इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है। तो इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज का विकास हुआ और किस तरीके से प्रेजेंट डे सिविल सर्विसेज बनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में किस तरीके से जुडिशरी का विकास हुआ था। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।